अगर मैं 2022 के एसईओ की बात करूं तो हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं टेक्निकल एसईओ पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ की। और जब भी आप किसी वेबसाइट के टेक्निकल एसईओ की बात करते हो तो आखिर उसमें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, ये सारे हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसमें आपको कंप्लीट एसईओ 2022 के अकॉर्डिंग सिखाया जा रहा है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो मेक श्योर करें कि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ ही ऑन पेज का जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ऑलमोस्ट हर एक फैक्टर हमने कंसिडर कर लिया है। अभी हम टेक्निकल एसईओ की बात कर रहे हैं, जिसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक ऑन पेज का ही हिस्सा है। तो ऑन पेज का टेक्निकल पार्ट अब शुरू हो रहा है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें आपको टेक्निकल एसईओ ही देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCubeTech चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ की। सबसे पहले समझते हैं टेक्निकल एसईओ क्या है। वैसे मैं इसके लिए एक वीडियो भी ला चुकी हूँ जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि टेक्निकल एसईओ ऑन पेज का पार्ट है या नहीं, क्या इसको अलग कंसिडर करना चाहिए। वो हम ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट उठा लो, प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस देख लो, ठीक है। सो टेक्निकल एसईओ होता क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे क्योंकि थ्योरी पर ज्यादा फोकस नहीं करना, फोकस करना प्रैक्टिकल पर। देखिए, टेक्निकल एसईओ यानी किसी भी वेबसाइट, किसी भी वेब पेज के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स को सही करना, ऑप्टिमाइज करना, जिससे कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ सके सर्व्स पर। और जब मैं टेक्निकल फैक्टर्स की बात करती हूँ तो टेक्निकल फैक्टर्स में ज्यादातर फैक्टर्स इसलिए किए जाते हैं जिससे कि हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग बेटर हो पाए। तो इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग क्या होता है, अगर ये नहीं समझा तो हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क, ये आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, ये देखना तो आप पूरा समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा है कि स्टार्टिंग से वीडियोस देखना शुरू करो और एंड तक वीडियो देखो, ठीक है। चलिए, सो टेक्निकल एसईओ समझ गए कि वेबसाइट के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको सही करना, उनको ऑप्टिमाइज करना, जिससे कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ सके, ठीक है। ऑन पेज का ही एक हिस्सा होता है क्योंकि इसे हम करते हैं अपनी वेबसाइट पर। ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है, कि टेक्निकल एसईओ क्या है, एक ऑन पेज का हिस्सा है। तो टेक्निकल में भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ टेक्निकल एसईओ के बारे में कि मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जिनको हम ऑप्टिमाइज करते हैं टेक्निकल एसईओ में, वो वन टाइम होते हैं। मतलब क्योंकि ऑन पेज की अगर मैं और किसी पार्ट की बात करूं या मैं ऑफ पेज की बात करूं तो उसमें कंटिन्यूअसली हमें काम करते रहना पड़ता है जिससे हमारी रैंकिंग सुधर पाए। लेकिन मोस्टली जो आप टेक्निकल एसईओ में चीजें ऑप्टिमाइज करते हो वो एक ही बार होती हैं, यानी ओवरऑल वेबसाइट पर एक बार ही वो चीजें अप्लाई होती है। मोस्ट ऑफ, मैं सारी की बात नहीं कर रही, लेकिन ज्यादातर जो चीजें होती हैं टेक्निकल एसईओ में वो वंस इन अ वाइल की ही होती हैं। जैसे कि SSL की हम बात करेंगे तो SSL सर्टिफिकेट एक बार ही आपकी वेबसाइट पर लगता है, उसके बाद आप उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो वैसे कई सारे ऐसे फैक्टर्स या फिर ऐसे टैग्स हम लगाएंगे जो कि वंस इन अ वाइल के ही होंगे। बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जिनको टाइम टू टाइम आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, उसकी मैं इस वीडियो में बात कर लूंगी। तो अब सवाल आता है कि जब भी हम टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स की, जो भी मैंने बात की कि टेक्निकल फैक्टर्स आपकी वेबसाइट के, तो वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये शुरू करते हैं, पूरी लिस्ट अच्छे से देखना। और अब इन वीडियोस में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन तो दे दूंगी, लेकिन इन सारे फैक्टर्स की अलग से वीडियोस लेकर आने वाली हूं, तो एक भी वीडियो मिस करना। अभी ये सिर्फ चेकलिस्ट है कि टेक्निकल एसईओ जब भी हम किसी वेबसाइट का करते हैं तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं। इनका मैं बस छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ओके। लेकिन वीडियो सारी देखनी है, एक भी मिस नहीं करनी है। जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेबसाइट की इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग अच्छे से हो पाए। तो जब भी गूगल का क्रॉलर या फिर किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर हमारी वेबसाइट पर आए तो वो हर एक लिंक को अच्छे से क्रॉल करे, हर एक लिंक पर उसकी नजर जाए। इसके लिए हम उसे एक मैप प्रोवाइड करते हैं, मैप जिसे हम साइट मैप बोलते हैं। तो साइट मैप क्या होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ अ लिंक्स, जहां पर हमारी वेबसाइट के वो लिंक्स होते हैं जिन्हें हम क्रॉल करवाना चाहते हैं। तो साइट मैप जनरेट करना, साइट मैप को सबमिट कराना सर्च इंजन को, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको करनी ही पड़ती है जब भी हम किसी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ करते हैं। तो sitemap.xml ये आपकी चेकलिस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 पे होना चाहिए टेक्निकल एसईओ की जब भी हम बात कर रहे हैं। देखिए, अब जैसे मैंने साइट मैप की बात की तो मैं आपको डिटेल आने वाली वीडियोस में एक एक डिटेल में
में समझाऊंगी कैसे हम जनरेट करेंगे, कैसे हम सबमिट करेंगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट पर कैसे करेंगे, नॉन वर्डप्रेस पर हम कैसे सबमिट करेंगे, ये सारी तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो साइट मैप बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन ऑफ लिंक है जहां पर जो हम सर्च इंजन को प्रोवाइड करते हैं कि आप जब भी हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने आए तो ये सारे वेब पेजेस को जरूर कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। सो ये साइट मैप को हमें प्रोवाइड करवाना, जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब मैं क्रॉलर के लिए इतना सोच रही हूँ कि क्रॉलर को एक मैप की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। तो जैसे मैंने sitemap.xml प्रोवाइड करवाया सर्च इंजन को, सर्च इंजन की बेटर क्रॉलिंग के लिए, वैसे ही मैं एक साइट मैप प्रोवाइड करवाऊंगी मेरी ऑडियंस को, जिसे मैं बोलूंगी sitemap.html। तो आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए, ये एक वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, काफी बड़ी ये वेबसाइट है, काफी सारे पेजेस इसमें हैं। तो जब हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी होती है तो ऑडियंस के लिए, हमारी ट्रैफिक के लिए ये जानना कि कौन सी वेबसाइट पर क्या कंटेंट पड़ा है या फिर कौन सा पेज कहां पर है, ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट पर, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये एक साइट मैप पर मुझे लेके गया। इस साइट मैप पर क्या है, देखिए इस वेबसाइट पर, ये जो mh.gov वेबसाइट है, इस पर जितने भी पेजेस हैं उन सबके ये देखिए इस तरह की एक इंडेक्सिंग पड़ी है। यानी अब मैंने ये साइट मैप खोला, अच्छा अब मुझे कहाँ जाना है, अब मुझे जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करनी है तो मैं स्कीम्स वाले इस पर क्लिक करूंगी तो मैं स्कीम्स वाले पेज पर चली जाऊंगी इस वेबसाइट के, ठीक है। उसके अलावा हर एक पेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये साइट मैप किसके लिए, ऑडियंस के लिए है। तो जैसे मैंने आपको बताया 2020 में हमें ऑडियंस पर फोकस करना है, तो ऑडियंस पर फोकस करेंगे तो उनको भी एक हमें मैप देना पड़ेगा कि ये हमारी वेबसाइट है, तो आप इस पर क्रॉल कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो ये देखिए फ्लिपकार्ट पर भी, फ्लिपकार्ट का भी खुद का साइट मैप है। देखिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी जाकर चेक कर लीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे, तो ये आप यहाँ देखेंगे तो पॉलिसी में भी इधर साइट मैप दिया हुआ है। तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं जिनका नेविगेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, या फिर मैं कहूँ बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, तो वैसे उस टाइम में हम क्रॉलर को तो प्रोवाइड करेंगे ही साइट मैप, लेकिन हमें ऑडियंस को भी प्रोवाइड करना होता है। तो ये दोनों अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो sitemap.xml आपको जनरेट करके सबमिट करना है, उसी के साथ साथ आपको sitemap.html भी रिकमेंडेड है अगर आपकी वेबसाइट काफी बड़ी है तो, ठीक है। सो ये दो चीज हो गई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ इंडेक्सिंग क्रॉलिंग की, तो हमारी वेबसाइट पर कई सारे ऐसे पेजेस भी हो सकते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि गूगल ना क्रॉल करवाए, ना ही उनकी इंडेक्सिंग करवाए। क्यों ऐसा हम करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे WS क्यूबटेक की मैं बात करती हूँ। WS क्यूबटेक पर हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स, डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो पेज जहां पर मेरी ऑडियंस का कुछ डेटा फीडेड है, ठीक है, यहाँ पर कुछ डेटा है, उनका पर्सनल डेटा जहां पर वो फिल कर रहे हैं, उनका जो पर्सनल अकाउंट है, क्या मैं चाहूंगी कि ये पेज रैंक करे या फिर ये पेज इंडेक्स हो, कोई भी इसको देख पाए? नहीं, ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से। सेम विद बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं, तो बैंकिंग वेबसाइट में जहां पर्सनल इंफॉर्मेशन पड़ी है किसी यूजर की, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा जो सर्च इंजन है वो उसे क्रॉल करे या फिर उसे रीड करे और उसे इंडेक्स करवाए। तो इसीलिए हम एक टैग लगाते हैं हमारे पेजेस पर, जिसे हम कहते हैं robots.txt फाइल। इस फाइल में होता क्या है, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इन फाइल में वो लिंक्स की लिस्ट होती है जिन्हें हम क्रॉल नहीं करवाना चाहते, जिनकी हम इंडेक्सिंग नहीं करवाना चाहते। तो robots.txt फाइल भी अटैच करना अपनी वेबसाइट के साथ जरूरी होता है, स्पेशली तब जब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का कोई पेज क्रॉल ना हो, ना ही वो इंडेक्स हो, ठीक है। तो robot.txt भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि हम कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें robot.txt वाली देखना जरूर वीडियो, उसमें मैं आपको एक एक चीजें कि कैसे हम इसको जनरेट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे और कैसे सबमिट करेंगे, सारी चीजें प्रैक्टिकली करके बताने वाली हूँ, ठीक है। अब टेक्निकल एसईओ में बारी आती है वेबसाइट के स्पीड की। तो देखिए हर सर्च इंजन चाहेगा कि जब भी सर्च पर रिजल्ट्स दिखें, ऑडियंस को जब भी वो कोई कीवर्ड टाइप करें तो उन्हें वो पेजेस फास्ट दिखें, यानी उनका एक्सपीरियंस सुधरे। तो हर सर्च इंजन यही चाहता है, तो हमें भी यही टारगेट करना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड अच्छी हो। तो वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करना, यानी उसका पेज लोड टाइम कम करना, इस पर भी हम ध्यान देंगे। इसको मैं आपको चेक करना बताऊंगी कि कैसे आप इसे चेक करेंगे। उसी के साथ साथ क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी वेबसाइट के पेज लोड टाइम को बढ़ाती हैं, जिन्हें हम सही कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट और CSS को हम ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमें जरूर आनी चाहिए जिससे कि हमारी वेबसाइट की स्पीड सुधरे
और अल्टीमेटली हमारे यूजर का एक्सपीरियंस भी, क्योंकि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहेगी तो ड्वेल टाइम बढ़ेगा। अब ड्वेल टाइम क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो ला चुकी हूँ, ठीक है, देखना जरूर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जरूर वहां से वो वीडियो उठा लो और मिस मत करना, ठीक है। सो स्पीड पर हम बात करेंगे, स्पीड को चेक करना, उसको सही करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी मैं टेक्निकल एसईओ की बात करती हूँ। उसके अलावा SSL सर्टिफिकेट यानी सिक्योर सॉकेट्स लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि ना 2014 में गूगल ने बोला था दैट आई वांट टू सी SSL एवरीवेयर, मतलब गूगल चाहता है कि उसकी जितने भी सब पर वेबसाइट्स रैंक करें या फिर इंडेक्स होना, सब में SSL सर्टिफिकेट लगा हो। अब SSL सर्टिफिकेट क्या होता है कि बेसिकली ये एक एन्क्रिप्टेड लिंक क्रिएट करता है वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में, जिससे कि अल्टीमेटली अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बोलूं तो आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड है, ये बताता है, ठीक है। तो गूगल बोलता है कि मेरे को हर एक मतलब वेबसाइट पर, वेब पेज पर SSL चाहिए, तो मतलब जब गूगल ऐसा कह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज डेफिनेटली हमारी रैंकिंग को इफेक्ट करने वाली है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे ये पता चलता है। अब देखिए, जैसे WSCubeTech की वेबसाइट है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका URL आप देखेंगे तो HTTPS, ये जो S लगा हुआ है ना, इसका मतलब SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ठीक है। सो ये हमें चाहिए कि हमारे जो URL दिखे वो कुछ इस तरह से दिखे, दैट इज HTTPS, ठीक है, और बाकी हमारा आगे डोमेन नेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इसको कैसे लगाना है, कैसे पुट करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ में कैनोनिकल टैग ऑप्टिमाइजेशन की। नाम थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और सिर्फ 2 मिनट का काम है। जैसे मैं चाहती हूँ कि WSCubeTech.com मेरी वेबसाइट है, इस पर ट्रैफिक आए, तो कोई पर्सन अगर WSCubeTech.com टाइप करे या फिर कोई टाइप करे www.wscubetech.com या फिर कोई टाइप करे HTTPS www.wscubetech.com या फिर कोई टाइप करे HTTPS www.wscubetech.com, तो उन्हें मेरा जो पेज है यानी जो मेरी मेन वेबसाइट है वही दिखे, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि ये जो डुप्लीकेसी है ये यहाँ पर हट जाए, चाहे कोई www लिखे चाहे नहीं लिखे, चाहे कोई HTTP लगाए कोई नहीं लगाए, लेकिन उसे www.wscubetech.com ही दिखना चाहिए और मेरा जो मेन डोमेन नेम है वही ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए हम कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। अब वो कैसे लगाते हैं, वो कैसा दिखता है, इसके लिए अलग से सेपरेटेड मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो कैनोनिकल टैग ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल एसईओ का। इसके अलावा हम बात करेंगे रीडायरेक्शंस की, जिसमें 401, 301, 302 की हम ज्यादा बात करेंगे। अब ये एक एक की हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमें क्यों अप्लाई करना है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक URL टाइप किया, दैट इज wscubetech.com, और मुझे यहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर पेज चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ पर पहले डिजिटल मार्केटिंग का ये URL मेरे पास अवेलेबल था, ठीक है, जैसे wscubetech.com/ करके डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको एंटर किया तो देखिए ये पेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये पेज अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसको हम बोलते हैं 404 एरर, यानी जो आप सर्वर पर पेज ढूंढ रहे हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे में, लेकिन मेरा डोमेन नेम सही डाला है किसी भी ऑडियंस ने, तो मैं चाहूंगी कि वो लैंड करे मेरी ही वेबसाइट पर। इसीलिए हमें हमारी वेबसाइट में कुछ स्पेसिफिक रीडायरेक्शन बनाने पड़ते हैं। जैसे कि ये एक रीडायरेक्शन आया, ये पेज अवेलेबल नहीं है, तो क्या मेरी ऑडियंस को मैं जाने दूंगी? नहीं। तो मैंने उसे एक ऐसे पेज पर लैंड करवाया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ये पेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हेडर फुटर आ रहा है जहां से वो डायरेक्ट हो सकता है मेरे और पेजेस पर। जैसे कि अच्छा, अरे ये तो मैंने गलत URL डाला, तो ये तो अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ सर्विसेज से यहाँ पर SEO SEM मतलब डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी पेज जो मुझे चाहिए, मैं उस पर यहाँ पर डायरेक्ट जा सकती हूँ। अब इससे होगा ये कि आपकी ऑडियंस गलत URL पुट करने के बावजूद भी वो आपके किसी वेब पेज पर डायरेक्ट हो सकती है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए 404 पेज हमारी वेबसाइट में होना चाहिए। वैसे ही हम 301, 302 डायरेक्शन की बात करेंगे, जो कि टेम्परेरी परमानेंट रीडायरेक्शन कहलाते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक एक चीज को डिटेल में हमें समझना और ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम टेक्निकल एसईओ की बात करते हैं। इसी के साथ ही हमें अपनी वेबसाइट का चेक करना होता है W3C वैलिडेशन। W3C बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी वेबसाइट के वेब डॉक्यूमेंट्स की वैलिडेशन को चेक करती है। ये चेक करती है कि वो वैलिड है या नहीं है। तो वैलिडेशन W3C का बहुत ही ज्यादा जरूरी होता
है, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको पुअर ट्रैफिक आपका हो सकता है, वेबसाइट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो और वो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो जब भी हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो किसी भी वेबसाइट का W3C वैलिडेशन चेक करना और उसे सही करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के साथ ही आपने देखा होगा कि किसी भी URL को आप सोशल मीडिया पर या फिर आप व्हाट्सएप पर ही नॉर्मल किसी को शेयर करते हो, तो आप देखते हैं कि एक तो नॉर्मली लिंक वहां पर गया, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि वहां पर एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है। जब भी आप अभी ट्राई कीजिएगा किसी भी URL, WScriptec की वेबसाइट ले लीजिएगा क्योंकि वहां पर ये चीज एक्टिवेटेड है। तो WScriptec का कोई भी URL आप कॉपी करो, उसको व्हाट्सएप में किसी को शेयर करो, तो आप देखोगे तो वो एक बॉक्स बन जाएगा। वो पॉसिबल होता है ओपन ग्राफ टैग से। तो ओपन ग्राफ कैसे लगाते हैं और फेसबुक के लिए कैसे लगेगा, इंस्टाग्राम के लिए कैसे लगेगा, व्हाट्सएप के लिए कैसे लगेगा, इसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं इसके लिए सेपरेटेड वीडियोस आ रही हैं। तो ओपन ग्राफ को इनेबल करना हमारी वेबसाइट पर जरूरी होता है कि जिससे कोई भी पर्सन उस URL को कहीं भी कॉपी करे या कहीं भी शेयर करे तो एक प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से मतलब हम चाहते हैं, वो वहां पर प्रेजेंट हो, शो हो। इसी के साथ ही स्कीमा मार्कअप या फिर हम इसे स्ट्रक्चर्ड डेटा भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा भी आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करना जरूरी होता है, जिससे कि सब पर आपकी वेबसाइट का प्रेजेंटेशन और भी ज्यादा इंप्रूव हो सके। जैसे मैंने WScriptec यहाँ पर टाइप किया है, तो आप देखेंगे तो सब पर सिर्फ सिंपली WScriptec नहीं दिख रहा, बल्कि WScriptec में ये देखिए आवर क्लाइंट्स, अबाउट अस, स्टोर, लोकेशन, ये कुछ जो मेजर लिंक्स है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। उसी के साथ ही आप इधर राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर गूगल की हमारी रेटिंग, उसके अलावा आप और स्क्रॉल डाउन करोगे तो फेसबुक की रेटिंग, जस्ट डायल ने कितनी रेटिंग दी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट रिव्यूज, ये सारी चीजें। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए WScriptec जो होम पेज है उसकी रेटिंग यहाँ पर शो हो रही है, वोट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होती हैं जब हम स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐड करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐड कैसे करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। सो एक भी वीडियो में आपको मिस नहीं करनी है। तो इस वीडियो में हमने कुछ मेजर चेक पॉइंट डिस्कस किए, सारे डिस्कस किया कि टेक्निकल एसईओ क्यों जरूरी होता है। सो आप मेक श्योर करें कि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं बीच बीच में वीडियोस में डिस्कस करती रहूंगी, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक भी वीडियो मिस मत करना। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। एंड WScriptec को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।